नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम या स्कीम कह लीजिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है सर? ये क्या काम करेगी आपके लिए? देखिए, भारत में पेंशन की बात समझे हम लोग, सरकारी कर्मचारियों की बात करें। कम से कम सरकारी कर्मचारी रिटायर होते थे पहले 2004 के पहले। उसको हम कहते हैं आज के डेट में ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं, ओपीएस कहते हैं। जब यहाँ पर सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था तो जो अंतिम महीने में या जिसने साल के अपने कैरियर के अंतिम सालों में जो सैलरी ली होती है, जो वेतन लिया होता था, उसका 50% उसको एज अ पेंशन में मिलता था। ठीक है, यहाँ पर पेंशन मिलती थी उसको यहाँ पर, और ऑफकोर्स सरकार पे बोझ पड़ता था, इसका सरकार का बर्डन बढ़ रहा था। ठीक बात है। तो ओपीएस या ओल्ड पेंशन सिस्टम 2004 के पहले चला करता था। उसमें जो कर्मचारी है उसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है, उसे कोई योगदान नहीं करना है। साल के जीवन के अंत में या रिटायरमेंट के अंत में उसको सरकार एक पेंशन देगी, जो उसकी कुल मिलाकर उसकी जो लास्ट सैलरी थी उसका 50% कम से कम होगा यहाँ पर। ठीक बात है। इसके लिए कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता था, कर्मचारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता था इसके अंदर, सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन ओपीएस से सरकार पे बोझ पड़ने लगा, फाइनेंशियल बोझ पड़ने लगा काफी सरकार के ऊपर। क्यों पड़ने लगा सरकार बर्डन? कहीं ना कहीं लोगों की एज अब ज्यादा हो गई है, एज बढ़ती जा रही है, ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट सुविधाएं आ गई हैं, एज बढ़ रही है लोगों की। दूसरा, सरकारी कर्मचारी संख्या बढ़ती जा रही, नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बढ़ रहे थे सरकार के लिए, तो सरकार बोझ पड़ रहा था। और एक डेटा हमारे पास आएगा कि लगभग कई गुना हो चुका था डेटा जब ओपीएस को बंद किया गया। चलिए, तो ओपीएस पर बर्डन बहुत ज्यादा थे ओपीएस के, इस कारण ओपीएस को बंद किया गया। और अटल जी के जमाने में 2004 में प्रारंभ किया गया हमारे यहाँ पर एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना को लेकर आए हम लोग। ठीक बात है। अब नई पेंशन स्कीम में क्या कहा गया? इसके अंदर बात कही गई कि यहाँ पर कर्मचारी को कंट्रीब्यूट करना होगा, जो एम्प्लॉयज को कंट्रीब्यूट करना होगा, सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, और ये फंड रखा जाएगा एक पेंशन फंड में, और इसे खर्च करेगी सरकार स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सरकार से उधार लेगी। कुल मिलाकर आप जो आपकी सैलरी का मान ली 10% कट रहा है या 14% आपकी सैलरी का हर महीने कट रहा है, वो एक फंड में जा रही है राशि। सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है इसके अंदर, सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है आपके लिए यहाँ पर। और ये जो फंड बन गया, एनपीएफ पेंशन फंड बन गया, इसे फंड मैनेजर संभाल रहे हैं देश के। फंड मैनेजर सरकार ने अपॉइंट कर दिए हैं, एलआईसी, पीएफ, बहुत सारे फंड मैनेजर आ गए हैं, वो इसको मैनेज कर रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। मान लो ये फंड 1 करोड़ रुपए का हो गया, आपके और बाकी एम्प्लॉय के खर्चे मिलाकर, इनकी सेविंग मिलाकर 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उम्मीद करेंगे ये लोग 1.5 करोड़ रुपए कमाए इससे कुछ सालों में, और ये 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए जाते हैं, तो उसका फायदा कैसे मिलेगा? इसका फायदा जो कर्मचारी है उसे प्राप्त होगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन भी है और आपको फिक्स पेंशन नहीं मिलेगी। आपने जो कंट्रीब्यूट किया होगा उसको हम लगाएंगे फंड मार्केट पे, लगाएंगे उसको शेयर मार्केट में, लगाएंगे उसको स्टॉक मार्केट में, लगाएंगे उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मार्केट में, और वहां जो फायदा कमाया जाएगा वो आपके संग साझा किया जाएगा। यानी कि एनपीएस योजना में क्या समस्या थी या क्या बदलाव था? इसमें कर्मचारी को कंट्रीब्यूट करना था बड़े स्केल पर, कर्मचारी कंट्रीब्यूट करेगा इसके अंदर। इसमें नो मिनिमम पेंशन, मान लो अगर घाटा हो गया तो कोई पेंशन मिलेगी भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, मिलती है ऐसा नहीं, मिलती थी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कितनी पेंशन मिलेगी। आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जो फायदा कमा के आएगा वो आपकी पेंशन हो सकती है। तो नो मिनिमम पेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसके अंदर, और थोड़ा रिस्क बेस्ड चीज थी अपने आप में। शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं आप, या बॉन्ड मार्केट में लगा रहे हैं, डूब गया तो डूब भी सकता था। कई बार रिटर्न 2.5% तक आते थे और कई बार रिटर्न 15% तक आते थे। तो कुल मिलाकर आप पेंशन के साथ मजाक कर रहे हैं। मेरी तो काफी नाराजगी थी कर्मचारी समूहों में 2004 के बाद एनपीएस को लेकर। ये तो बात हुई एनपीएस और ओपीएस की। अब हम देखते हैं दोस्तों, इस पिछले कुछ सालों में कांग्रेस सरकारों ने, कांग्रेस सपोर्टेड स्टेट्स ने ओपीएस को सपोर्ट किया। हमने परिणाम देखे हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और कई और राज्यों में, जहां पर ओपीएस का नारा दिया कांग्रेस या उसके सपोर्टिव अलायंस ने, वहां उनकी जीत भी हुई। तो ऐसे में बीजेपी अलायंस को लगता है कहीं ना कहीं ओपीएस बनाम एनपीएस का जो मुद्दा है वो नाराज है सरकारी कर्मचारी काफी यहाँ पर। और इन चुनाव मुद्दा उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा कि एनपीएस खत्म करेंगे, ओपीएस लेकर आएंगे। तो ऑफकोर्स अभी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, और ऑफकोर्स जम्मू कश्मीर में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती, विपक्ष के हाथ में मौका देना नहीं चाहती है, तो उसने लॉन्च कर दिया यूपीएस सिस्टम। तो एक तरफ तो ये है इसके पीछे, लॉन्च करने के पीछे, कि एनपीएस की फेलियर सरकार ने फाइनली मान ली कि एनपीएस एक फेलियर स्कीम है कहीं ना कहीं, जिसको लेकर सरकार तर्क देती थी कि नहीं नहीं एनपीएस सबसे बढ़िया स्कीम है।
तो एनपीएस की फेलियर स्वीकार की सरकार ने। हाँ, लेकिन ओपीएस की जो कमियां थी, ओल्ड पेंशन स्कीम्स को भी लागू नहीं किया एग्जैक्टली। इसकी जो कमियां थी उनको भी समझा सरकार ने कि सरकार बर्डन बहुत ज्यादा पड़ेगा, तो सरकार लेकर आई है एक यूपीएस जिसमें एनपीएस की क्वालिटी भी है कुछ और कुछ ओपीएस की क्वालिटी भी है। तो एक हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया गया है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंदर, स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, ओके। दोस्तों एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, क्लास ऐप पे कब तक ऐप चालू है? दोस्तों ऐप चालू है अपनी, लैपटॉप एक अपडेट हो रही है, अभी अभी अपनी मोबाइल ऐप अपडेट हो चुकी है, उसमें कोई समस्या खत्म हो गई है, ऐसी लैपटॉप ऐप अपडेट हो रही है अपनी, तो आज हो जाएगी, वैसे आज चालू हो जाएगा उस पर। ठीक है, तो चलता रहता है, अपडेशन आता रहता है यार, मतलब तो अपनी मोबाइल ऐप अपडेट हो चुकी है, उस पर क्लास लगातार मिल रही है, अपना लैपटॉप भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आज हो जाएगा वो। चलो आ जाओ, लौट के आ जाओ। तो बात में कर रहा हूँ एनपीएस ओपीएस की दोस्तों आपके साथ। ओके, कंटिन्यू करें आपके संग दोस्तों हम लोग। इसके अलावा जो चर्चा है हमारे पास, यूपीएस क्या है आखिर, यूपीएस में क्या बदलाव सरकार ने किया है। तो 5 की पॉइंट है यूपीएस, समझ लेते हैं इसको हम लोग एक करके। अब मैं चलूंगा आर्टिकल, चलता हूँ को लेकर, आर्टिकल में आता हूँ बेसिकली। तो आर्टिकल देख लीजिए। पहली बात तो सरकार यूपीएस लेकर आई है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी योजना, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। कीवर्ड क्या है इसके अंदर, एश्योर्ड पेंशन। जी हाँ, गारंटेड है पेंशन, आपको मिनिमम पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि जो ओपीएस का फायदा था, मिनिमम पेंशन मिलती थी, वो जरूर मिलेगी, एश्योर्ड पेंशन मिलेगी इसके अंदर रिटायरमेंट के बाद दोस्तों। ठीक है, तो एनपीएस को लेकर जो नाराजगी थी, हमने देखा कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में ओपीएस को लागू किया गया, और वहां पर ऑफकोर्स कहीं ना कहीं प्रकार से कांग्रेस ने मार्जिन जीत भी हासिल की। तो इंपॉर्टेंट बात है, इन राज्यों में बड़ी कांग्रेस हार गई हो या बहुत बड़ा सफलता ना मिली हो, लेकिन ओपीएस के मुद्दे को उठाया कांग्रेस ने, और कहीं ना कहीं जनमत इकट्ठा करने का प्रयास भी किया उसने। चलिए, तो कई राज्य बदलाव हुए भी हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके आगे बढ़े हम लोग यहाँ पर, तो यूपीएस के की पॉइंट क्या है समझिएगा। तो यूपीएस के की पॉइंट क्या समझिए, यूपीएस के 5 की पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, एश्योर्ड पेंशन, यानी मिनिमम पेंशन मिलने वाली है इसके अंदर, आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। तो आपने जो भी सैलरी आपकी अंतिम 12 महीने रही है, रिटायरमेंट के लास्ट अंतिम साल जो आपकी सैलरी रही है, उसका कम से कम आपको 50% तो मिलेगा ही, यानी जो ओपीएस वाला फायदा था वो तो मिलेगा ही इसके अंदर। आपने अंतिम साल में जो सैलरी उठाई है उसका 50% आपको पेंशन जरूर मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ, इसके लिए जरूरी 25 साल नौकरी की हो, कम से कम आपने 25 साल तक नौकरी की हो, डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी में रहे हो, सरकारी नौकरी में रहे हो आप, तब आपको पेंशन मिलेगी अंतिम साल वाली की 50%। यदि आपने कंट्रीब्यूशन कम किया है, या 10 साल नौकरी की है, या कुछ 10 साल कंट्रीब्यूशन किया है आपने, तो आपको पेंशन उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कम होती जाएगी। 50% तो मिलेगा, लेकिन ये कम हो सकता है यदि आपने नौकरी कम की है, या आपने नौकरी में योगदान कम दिया है, तो ये कम हो सकती है। चलिए, इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम सैलरी मिलेगी, पहली बात जो है। दूसरी बात उन्होंने कहा है यहाँ पर कि मिनिमम पेंशन 10,000 मिलेगी, चाहे कितनी भी आपने नौकरी की हो ना की हो। आपने केवल 10 साल ही नौकरी की है, तब भी आपको 10,000 पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी इस नए यूपीएस सिस्टम के तहत। जी हाँ, तो मिनिमम यहाँ सरकार बता रही है कि 10,000 सैलरी देंगे ही देंगे आपको हम लोग। ठीक है, इसके अलावा की पॉइंट दोस्तों और समझिएगा, तो यहाँ पर 10,000 सैलरी कम से कम दी जाएगी। तीसरी बात है, फैमिली पेंशन की बात कही गई है, यानी रिटायरी जो है, उसकी जो इमीडिएट फैमिली, उसकी वाइफ है, उस केस में उसे उसकी डेथ होने पर 60%, या वाइफ जॉब में है, हस्बैंड वाइफ की डेथ होने पर उसके हस्बैंड को 60% ऑफ पेंशन लास्ट ड्रॉन बाय हिम और हर। जी हाँ, मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को, जो हस्बैंड को पेंशन मिल रही थी, उसका 60% तो मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ, मान लो हस्बैंड को 10,000 महीने मिल रहे थे, तो उस केस में 6,000 मिलेंगे ही मिलेंगे वाइफ को आफ्टर हस्बैंड डेथ। ठीक है, और वाइस एंड वर्सा, वाइफ की डेथ हो जाती है, हस्बैंड, वाइफ जॉब में थी, वो रिटायर होती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड को मिलेगा 6,000 रुपये कम से कम, 60% जो भी उसकी पेंशन रहेगी उसका। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दोस्तों, इन्फ्लेशन जोड़ा गया है इसके अंदर। हर साल देखा जाएगा सीपीआई इंडेक्स कितना बढ़ा, उसके अकॉर्डिंग पेंशन में इजाफा किया जाएगा। जी हाँ, सीपीआई कौन सा वाला सीपीआई, सीपीआई आईडब्ल्यू। जी हाँ, सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, यानी कितना बढ़ा सीपीआई, उसके अकॉर्डिंग हर महीने आपकी सैलरी को इजाफा, हर साल आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। जी हाँ, तो अच्छी बात होगी। मान लो 10,000 सैलरी है, और इस साल इन्फ्लेशन इंडेक्स मान लो एवरेज 5% रहा, तो अगले साल आपकी सैलरी यहाँ पर जो भी 5% जोड़कर इसमें अपने आप पेंशन आया करेगी। अच्छी बात है, इंडेक्स को आपने जोड़ दिया, इन्फ्लेशन जोड़ दिया आपने। लेकिन सीपीआई बेटा वो नहीं है, कंज्यूमर रूरल अर्बन वाला नहीं है ये सीपीआई कौन सा है, इंडस्ट्रियल वर्कर वाला। तो बता दूं आपको, देश में कई सीपीआई आते हैं हमारे पास। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कई प्रकार के हैं, एक रूरल है,
एक सीपीआई अर्बन है, एक सीपीआई कंपोजिट है, एक सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर है, एक सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है और एक सीपीआई हमारा रूरल वर्कर या कह सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर वर्कर बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन एग्रीकल्चर या रूरल वर्कर आप काउंट कर सकते हैं। वो काउंट होता है यहाँ पर। गांव के प्रकार, दो प्रकार के वर्कर गांव में और प्रकार शहर में दोस्तों। तो इंडस्ट्रियल वर्कर की जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा आपका यूपीएस। यहाँ पर यहाँ जुड़ेगा यूपीएस, थोड़ा याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग पेंशन बढ़ेगी हर साल व्यक्ति की। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें लमसम अमाउंट की बात करें यहाँ पर, तो जो भी एक अमाउंट मिलता है उसको पेंशन रिटायरमेंट पर, वो भी सरकार कहीं ना कहीं देने का प्रयास करेगी। उसको जो भी उसका पेमेंट होगा, जो भी उसके अलाउंसेस होंगे, 10% जो भी उसका अलाउंस बनता है सैलरी का, वो उसको 1/10 मिल जाएगा। प्लस लमसम अमाउंट जो मिलता था मिलता रहेगा, हर जगह मिलता था, वो यहाँ भी मिलेगा आपको। कोई नई बदलाव नहीं है। लेकिन बदलाव क्या है फिर इसके अंदर? तो ओपीएस ही हो गया फिर तो। सर ये ओपीएस नहीं है, यहाँ पर कर्मचारी कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा। कर्मचारी कंट्रीब्यूट करे। अब तक गारंटी नहीं थी पेंशन की, वो स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट था। अब वो स्टॉक मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं होगा। सरकार कह रही सैलरी हम पक्का देंगे आपको, पेंशन हम पक्का देंगे। तो आधा एनपीएस वाला काम हो गया कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर महीने। अभी 14% करना पड़ता है। जानकार मानते हैं कि 18% तक हो जाए कंट्रीब्यूशन। यानी कि यदि आपकी सैलरी लेट्स एज्यूम 50,000 रुपए है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो 18% तकरीबन उसका लगभग 10,000 रुपए के आसपास आपको गवर्नमेंट को देना होगा पेंशन फंड में। गवर्नमेंट मिलाएगी इसके अंदर पैसा, कुछ पेंशन फंड में रखा जाएगा। अभी पेंशन फंड मैनेजर होंगे, निवेश करेंगे। लेकिन सरकार आपको गारंटी दे रही है इतनी सैलरी देंगे 50% सैलरी मिलेगी आपको। जी हाँ, तो ये यहाँ पर गारंटी मिनिमम हो गई आपको, जो पहले नहीं हुआ करती थी। चलिए सर आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग यहाँ से। तो बताया मैं 2004 में एनपीएस लेकर आए थे दोस्तों हम लोग। एनपीएस 2004 में क्यों लेकर आए थे? क्योंकि ओपीएस में बोझ बढ़ रहा था, बर्डन बढ़ रहा था, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था। कितना बर्डन बढ़ रहा था? एक डेटा हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर। जो ओपीएस सिस्टम था जिसमें कहा गया था 50% मिनिमम आपको देंगे, यहाँ पर पेंशन देंगे, जैसे यूपीएस में भी कहा गया है। और उसमें टीएडी होता था, डेंस अलाउंस होता, बहुत सारे अलाउंस होते थे उसके अंदर। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें, सरकार डेटा बताता है कि 1991 के अंदर सरकार पे बोझ था पेंशन का 3,200 करोड़ रुपए का बोझ था सरकार के ऊपर 91 में, ठीक है। और 2020-21 में अगर हम काउंट करें यहाँ पर, तो सरकार बोझ हो माफ कीजिएगा, जो बोझ है दोस्तों यहाँ पर वो हो जाता है 1,90,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, कहाँ 3,200 और कहाँ 1,90,000 करोड़ का बोझ है केंद्र सरकार पर। और राज्य को मिला दिया जाए तो बहुत ज्यादा है अपने आप में, राज्य को मिलाकर देखा जाए तो, ठीक है। तो केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी दोनों को मिला दिया, बहुत ज्यादा बर्डन होगा। 2 से 4 लाख करोड़ का बर्डन सरकार के ऊपर पड़ता है अगर ओपीएस लागू होता तो इसी बोझ को कम करने के लिए एनपीएस लाया गया कि भाई बोझ मेरे ऊपर ना हो, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप कॉन्ट्रीब्यूट करें, लगाएंगे शेयर मार्केट में, पैसा कमाएंगे, आपको दे देंगे। अब यहाँ पर लेकिन फिर यूपीएस आ गया, तो गारंटी सरकार दे रही है। जब सरकार गारंटी दे रही है, सरकार बर्डन आएगा। कितना बर्डन आएगा दोस्तों यहाँ पर, कितना बर्डन आएगा वो सुन लीजिए। कितना बर्डन आने वाला है यहाँ पर जानकार मानते हैं कि ये जो फैसला है इससे सरकार पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। यहाँ पर पहले साल में लगभग 6,000 करोड़ का बर्डन पड़ सकता है सरकार के ऊपर इस पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आ रहा सरकार में, बस शब्दों को घुमा दिया गया है। अब यहाँ पर सरकार पहले ही मिलती थी सैलरी, पेंशन तो मिलती ही थी। पहले पेंशन फंड में पैसा जाता था, वो स्टॉक मार्केट में जाता था, वहां से कमा कर आपको देते थे। अब सरकारी कमाई हम रख लेंगे, तुमको फिक्स दे देंगे। तो बहुत घाटा सरकार को नहीं होने वाला है, केवल 6,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा सरकार के ऊपर, ऐसा माना जा रहा है इस पॉलिसी के लागू होने से। और खास बात यह होगी, कर्मचारी का जो 14% हिस्सेदारी होती है, अभी कर्मचारी को 14% देना पड़ता है सैलरी का अपनी, वो 18% देना पड़ेगा आने वाले दिनों में। यानी कर्मचारी पर उसकी सैलरी ज्यादा कटेगी, वो जाएगा पेंशन फंड में और सरकार उसको मिनिमम सैलरी, मिनिमम पेंशन दे देगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, काम की बात है अपने आप में। कुछ और चीज जोड़ लीजिएगा, ये जो पेंशन फंड है हमारे, जो एनपीएस स्कीम चलती है, इसमें जो एनपीएस स्कीम में फंड बनता है, जो पैसा जाता है आपका साल हर महीने, वो कहाँ जाता है दोस्तों? एनपीएस फंड में जाता है। और उस फंड को फंड मैनेजर चलाते हैं। कहीं हमें बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको, फंड मैनेजर जैसे एसबीआई है, एलआईसी, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, मैक्स, कुल मिला के 9 है कुल मिलाकर। तो 9 फंड मैनेजर हैं, वो इस पैसे को निवेश करते हैं, जमा करते हैं, बॉन्ड लेते हैं, वॉटेवर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एनपीएस स्कीम है अपने आप में, स्कीम चलाते हैं और लगभग 10% इंटरेस्ट दे देते हैं। कई बार 5 साल का हो तो 7-8% और 1 साल का हो 2.5% इंटरेस्ट, और अगर मैक्सिमम हो तो 15% तक चले जाता है इनका लाभ यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं आपको 15% रिटर्न मिल सकते हैं अपनी पेंशन के ऊपर, ऐसा प्रोविजन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, नहीं मिला तो 7-8% ही मिलेगा। तो लोग कहते हैं ना यार कि मैं बैंक में एफडी कर दूंगा तो मुझे 10% मिल जाएगा, 9% मिल जाएगा।
आपने पेंशन भी ली, 20 साल तक रखा भी, मुझे दिया 7% आपने, तो ये तर्क नहीं बैठता अपने आप में। तो इनको नाराजगी रहती थी एनपीएस में लोगों काफी। अब सरकार ने कहा है कि मिनिमम आपको 50% दे देंगे, आपकी जो भी लास्ट सैलरी 50% दे देंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब सरकार ने रिफॉर्म किसकी सलाह पे किया वो देख लीजिए लास्ट में। तो यूपीएस लाने का फैसला सरकार का जो है 2024 में फैसला लिया गया है, और 2023 में भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी दोस्तों, उसका नाम देख लीजिए, काम आएगा आपके लिए। कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, ठीक है। तो टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने 2023 में, उसकी सलाह पर फैसला किया गया यूपीएस को लाने का। टीवी सोमनाथन याद रखेंगे हम लोग, टीवी सोमनाथन की सिफारिशों पर फैसला किया गया यूपीएस सिस्टम को लाने का। ये कौन थे टीवी सोमनाथन? कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, इनकी चेयरमैनशिप में फैसला किया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका आर्टिकल, में लगता है इस पर कुछ और बात मुझे करनी नहीं है दोस्तों। डेटा है इस बार का, सरकार का मानना है कि सरकार का बोझ पड़ेगा थोड़ा सरकार के ऊपर, ठीक है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा अपना काम। सरकार बोझ पड़ सकता है इस बात से दोस्तों। हो जाएगा टॉपिक तैयार हमारा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।